नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेंड करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, ये साइंस का मॉक टेस्ट पेपर है। 100 एमसीक्यूज के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं और बीपीएससी का प्रीलिम्स बहुत नजदीक आ गया है, एकदम सिर पर आ चुका है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसे हल कर लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो सॉल्व करिएगा अपने से और बताइएगा कि आपने खुद से कितने सही किए। आइए शुरू करते हैं। और ये बाइलिंगुअल सीरीज है, दोनों भाषाओं में आपको लिखा हुआ दिखेगा, तो यहाँ किसी भी माध्यम के अभ्यर्थी को कोई समस्या नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, और कहाँ से, तो जो कॉटन होता है उसमें से, उसको कहा जाता है जीनिंग, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा गया कि वेविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, जो कपड़े का टुकड़ा होता है वो धागे की बुनाई से प्राप्त होता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, यानी पौधे का जो तना होता है उससे हमें सिल्क फाइबर प्राप्त होता है, ऐसा दिया है। इसके बाद पॉलिस्टर के बारे में कहा गया है कि ये नेचुरल फाइबर है। अब आपको बताना यह है कि इसमें से गलत कौन सा है, देख लीजिए। तो देखिए, इसमें तीसरा और चौथा जो है वो झूठ बोल रहे हैं, दोनों ही गलत हैं और उन्हीं को हमें चुनना था, तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे गलत है, तो आप जानते हैं कि रेशम का फाइबर कहाँ से मिलता है, रेशम के कीड़े से मिलता है। उसकी जो प्यूपा वाली कंडीशन होती है वहीं पर उसे उबाल दिया जाता है और उससे प्राप्त किया जाता है, उसको मारना पड़ता है, तो ये वाला है। और पॉलिस्टर जो है ये कृत्रिम रेशा है, यानी आर्टिफिशियल फाइबर है, तो ये दोनों गलत है, इसका ए वाला सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब नीचे 4 स्टेटमेंट है और उसमें से भी आपको गलत की तलाश करनी है। तो पहले वाले में कहा गया है कि वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाई ब्लैक वार्म्स। जो ब्लैक वार्म्स होते हैं, याद रखिएगा ये अर्थ वार्म नहीं है, ये ब्लैक वार्म है, तो इनके द्वारा वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो की जाती है। इसके बाद सेकंड वाला जो है उसमें कहा जा रहा है कि द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज अ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, मतलब जो पौधे के अंदर भोजन का संश्लेषण होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के रूप में कलेक्ट किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। इसके बाद थर्ड वाले में ये कहा गया है कि जो एल्गी होते हैं, यहाँ पर एल्गी, लाइकेन और जो फंगी होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। तो द एल्गी प्रोवाइड्स वाटर एंड शेल्टर, मतलब ये जल और आवास दोनों देता है, टू फंगस इन लाइकेन सिम्बोलिसिस, मतलब ये जो सिस्टम है लाइकेन के निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें एल्गी के द्वारा जो पानी और शेल्टर है वो फंगस को दिया जाता है, ऐसा दिया हुआ है। और इसके बाद फोर्थ वाले में कहा गया है कि बाइल जूस डाइजेस्ट करता है किस चीज़ को, फैट को। अब आप बताइए कि जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से आपका गलत कौन सा है, देख लीजिए। तो इसका जो गलत वाला है वो बी वाला ऑप्शन होगा। बी का मतलब ये हुआ कि 1, 2 एंड 3 ये क्या है, गलत है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही गलत है। वर्मी कंपोस्टिंग जो है ये ब्लैक वार्म से नहीं होती है बल्कि अर्थ वार्म से होती है। और फूड सिंथेसाइज की बात जो कही गई है वो भी इसमें ऑप्शन गलत है। और एल्गी के बारे में जो कहा गया है ये उल्टा दे दिया है, मतलब जो जिसमें होना चाहिए उसमें नहीं दिया है, जस्ट अपोजिट है। बाकी जो चौथा वाला है वो सही है, तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है असत्य वाला, उसको चुनना था। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हीट ट्रांसफर इन वैक्यूम कैन बी डन बाय रेडिएशन, ये दिया हुआ है। और दूसरे वाले में कहा गया है कि सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्यूपा स्टेज ऑफ सिल्क वर्म, अभी आपने पीछे सुना। तो इसमें से आपका इनकरेक्ट कौन सा है, यानी असत्य कौन सा है, देख लीजिए। देखिए, दोनों सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, और अगर कोई गलत नहीं है तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो सही, इसमें सही माना जाएगा। हीट का जो ट्रांसफर होता है वो वैक्यूम में कैसे होगा, वहां पर कोई एटमॉस्फेयर या किसी भी प्रकार की एयर की एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर ट्रांसफर अगर होगा तो वो रेडिएशन के माध्यम से होगा। रेडिएशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे वेव का मीडियम होगा, ये कुछ बात है। और सिल्क फाइबर के बारे में आप जानते ही हैं कि जो प्यूपा स्टेज कीड़े की होती है वहीं से इसको प्राप्त किया जाता है, क्योंकि उससे बड़ा अगर होने देंगे, उससे थोड़ा सा और परिपक्व होने देंगे तो वो खुद ही उस खोल को काट कर बाहर निकल जाएगा, जिसके चारों ओर धागा लिपटा हुआ होता है या वहां से प्राप्त किया जाता है, तो धागा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसको जब अंदर ही रहता है तभी उबाल दिया जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं, इसीलिए गांधी जी सिल्क के जो कपड़े होते थे उनका बहिष्कार करते थे। यहाँ देखिए चौथे नंबर के प्रश्न को, इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड, इंडिकेटर दिया है और उसके बाद जो दूसरी वाली लिस्ट है उसमें ऑब्जर्वेशंस विद सबस्टेंसेस दिए हुए हैं, यानी जो सबस्टेंस है उसके परीक्षण के लिए इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है, तो उसका ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है। पहला वाला चाइना रोज है, ये एक प्रकार का इंडिकेटर है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। तो चाइना रोज के बारे में कहा गया है कि ये अम्लीय घोल जो होता है, यानी एसिडिक सॉल्यूशन, उसमें हरे रंग को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद लाइकेन, तो लाइकेनों को यहाँ यूज़ किया जाता है, तो ये जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें ब्लू कलर में टर्न हो जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो अगला वाला है वो फेनोल्फथेलिन है, जो फेनोल्फथेलिन है इसके बारे में कहा गया है ये भी एक प्रकार का इंडिकेटर होता है कि जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें ये कलरलेस रहता है। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा आपका नॉट करेक्टली मैच, यहाँ विकल्प भी आपको दिख रहे हैं, तो इसका डी वाला हो जाएगा, तीसरा और पहला, यानी इसमें पहला वाला जो चाइना रोज का है और तीसरा वाला जो है फेनोल्फथेलिन का, वो दोनों गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, चौथे नंबर के बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द पोलर रीजन्स, जो पोलर रीजन होते हैं वहां पर इनमें से कौन सा पाया जाता है, रेंडियर, मस्क, सील या ऑल ऑफ एबव, इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए तीनों ही पाए जाते हैं, तीनों की यहाँ से प्राप्ति होती है, तो इसलिए ऑल ऑफ एबव इसमें सही है। रेंडियर यानी सेंटा क्लास का जो स्लेज में जुटा हुआ वाहन होता है इनका, उसको देखते हैं हम लोग। इसके बाद आगे चलते हैं, 6वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है, यहाँ भी पोलर रीजन वाला ही क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फाउंड इन द पोलर रीजन,
यहाँ पर टूकेन का नाम दिया है, लायन टेल मकाक का नाम दिया है, रेड आइड फ्रॉग का नाम दिया है। ये जितने भी जीव हैं इनके विषय में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पोलर रीजन में नहीं पाया जाता है। देख लीजिए, तो इसका भी डी वाला ही होगा, यानी ऑल ऑफ एबव। इनमें से कोई भी जो जीव है वो पोलर रीजन में नहीं पाया जाता है। न तो टूकेन पाया जाता है, न ही लायन टेल मकाक पाया जाता है, और न ही रेड आइड फ्रॉग पाया जाता है। ये तीनों ही इस क्षेत्र के नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, 7वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ भी पोलर रीजन के बारे में कहा गया है। तो कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडाप्टेशन आर नॉट सीन इन द एनिमल्स ऑफ पोलर रीजन। कौन सा इसमें से अनुकूलन जो है वो पोलर रीजन के जो एनिमल्स होते हैं उनमें नहीं दिखाई देता है। तो पहला है फर की एग्जिस्टेंस, दूसरा है थिक लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, यानी जो त्वचा होती है उसके नीचे वसा की एक मोटी परत, और स्ट्रांग सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की अच्छी खासी शक्ति यानी घ्राण शक्ति जो है वो अत्यंत उत्तम रहे। और उसके बाद जो डी वाला है उसमें कहा गया है कि सेंसिटिव हियरिंग, सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होना। देखिए बाकी तीनों तो ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि जो नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर डी वाला नहीं पाया जाता है। सेंसिटिव हियरिंग जो है ये इनके अंदर नहीं होती है, सुनने की बहुत अच्छी क्षमता नहीं होती है, हाँ सूंघने की क्षमता अच्छी होती है। ये दूर दूर तक की जो महक होती है उसको पता लगा लेते हैं, और फर तो इनके अंदर पाया ही जाता है, आप जानते हैं, और ज़्यादातर सफ़ेद होता है प्रायः। इसके अलावा थिक लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन ये भी पाई जाती है, तभी ये ठंडी में इतनी सुरक्षित तरीके से रह लेते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, 8वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि अ कार्निवोर विथ स्ट्रिप्स, जो स्ट्रिप्स होती हैं यानी धारियाँ होती हैं, उससे युक्त कोई मांसाहारी जंतु ये अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज रफ्तार में दौड़ता है, बहुत अच्छा धावक होता है। तो ये किस क्षेत्र में पाया जाएगा? और नीचे रीजन्स दिए हुए हैं, पोलर रीजन है, डेजर्ट वाला एरिया है, ओशियन है, समुद्र में पाया जाएगा, ऐसा हो सकता है, और उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो इसमें से कौन सा होगा? देखिए बिल्ली के परिवार की जो बड़ी बिल्लियाँ होती हैं, मतलब जैसे बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, इस टाइप के जो जीव होते हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है। हालांकि तेंदुए के शरीर पर चित्तियाँ होती हैं, धारियाँ नहीं। धारियाँ किस पर होती हैं? बाघ पर होती हैं, टाइगर के पास। तो ये बहुत तेज रफ्तार में दौड़ते हैं। तो ये किन क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं? न तो ये रेगिस्तान में मिलेंगे, न ही बहुत ठंडे इलाके में मिलेंगे, और समुद्र में मिल नहीं सकते। तो बचता है एकमात्र विकल्प, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना है, और नीचे जो विकल्प है उसमें से चुनना है कोडिंग। तो यहाँ देख लीजिए, पहली वाली जो लिस्ट है उसमें कुछ ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, और ये किस चीज़ को मीजर करते हैं ये लिस्ट 2 में दिया हुआ है। तो पहला है बैरोग्राफ, दूसरा है फेदोमीटर, इसके बाद है सीस्मोग्राफ, और अंत में है एल्टीमीटर। तो देखिए बैरोग्राफ से क्या मीजर किया जाता है? इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। फेदोमीटर से डेप्थ ऑफ सी नापते हैं, यानी समुद्र की गहराई। सीस्मोग्राफ से आप जानते ही हैं अर्थक्वेक नापा जाता है, और एल्टीमीटर से एल्टीट्यूड यानी मीजर ऑफ हाइट यानी ऊंचाई का मापन किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर इसे मैच कराइएगा तो 9वें वाले का जो करेक्ट आंसर होगा वो इसमें से कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ भी आपको लिस्ट दी हुई है, लेकिन इसमें यह बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? इसका मतलब यह है कि 3 इसमें से पहले से ही मैच किए हुए हैं, एक जो है वो रॉन्ग है। तो पहले वाले में यूनिट दिया है और दूसरे वाले में फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है। यूनिट में कौन कौन से हैं? तो इंपल्स है, एक्सेलरेशन है, एनर्जी है और वेवलेंथ है। इसमें से कौन सा होगा? मतलब कौन सा करेक्टली मैच नहीं होगा? न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जूल और एंगस्ट्राम। तो देखिए वेवलेंथ का एंगस्ट्राम ठीक है, एनर्जी का जूल भी ठीक है, वर्क और एनर्जी दोनों का कॉमन यहाँ पर होता है। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी ठीक है, लेकिन इंपल्स का जो यूनिट यहाँ दिया हुआ है या फिजिकल क्वांटिटी दी है ये सही नहीं है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चलते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। ये क्रम से चल रहा है। यहाँ पर पूछा यह गया है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इस प्रकार से दर्शाई जाती है? नीचे दिया हुआ है मास, इंपल्स, वेट और वॉल्यूम। इसमें से कौन सा होगा? तो मास हो जाएगा इसका 11th का, जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अभ्रक यानी माइका के बारे में कहा गया है कि इसके अंदर कौन सा गुण इसमें से पाया जाता है। तो पहले वाले विकल्प में दिया हुआ है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो बी वाला है इसमें कहा गया कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, दोनों का ये अच्छा सुचालक है। इसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये ऊष्मा का बढ़िया चालक है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का ये बढ़िया चालक नहीं है। और डी वाले में दोनों को बताया गया है कि दोनों के मामले में ये कुचालक की भूमिका निभाता है, न तो इससे होकर हीट फ्लो कर सकती है और न ही इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से कौन सा होगा? देखिए इसके बारे में जो सर्वाधिक सही है वो सी वाला है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट का अच्छा कंडक्टर है लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आगे चलते हैं, 13वें नंबर के प्रश्न में आपको फिर से लिस्ट को मैच कराना है। एक में डिजीज दी हुई है और दूसरे में डिफिशियंसी, मतलब किस तत्व की कमी से ये रोग होते हैं। तो पहले वाली जो लिस्ट है उसमें पेलाग्रा है, इसके अलावा ग्वाइटर है, इसके अतिरिक्त 2 प्रकार के एनीमिया के नाम दिए हुए हैं। पहला वाला जो एनीमिया है वो परनीशियस एनीमिया है, और दूसरा वाला जो है वो माइक्रोकाइटिक एनीमिया है। और इधर जो डिफिशियंसी वाला दिया हुआ है यानी किसकी कमी से हो रहा है, तो आयोडीन है, आयरन है, नियासिन है और विटामिन B12 है। इसमें से कौन सा होगा? मतलब किसको कैसे मिलाएंगे बताइए। तो 13वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला। इसको ए वाला जो इसमें लिस्ट है उसके आधार पर मिलाया जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, इस आधार पे इसे मैच कराएंगे। तो इसका ए वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ 13वें के बाद जो 14वें नंबर का प्रश्न है उसमें क्रायोजेनिक टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर एक्जैक्टली होता कितना है। ये तो हम जानते हैं कि ये बहुत कम तापमान होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम तापमान होता है, लेकिन कितना कम होता है। तो अगर आप ये जानते हैं कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर का मतलब है कि अत्यंत कम तापमान, तो आप ऊपर वाले दोनों जो विकल्प हैं उनको बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है इतना तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है।
बचते हैं ये दोनों -100 डिग्री सेल्सियस के एबव या बिलो -150 डिग्री सेल्सियस। ये एबव और बिलो में दो तरह की जो इसमें क्वांटिटी दी है, इसको आप देख लीजिए, इसमें से कौन सा होगा, मतलब सी और डी में से बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है 14वें का वो हो जाएगा डी वाला। बहुत कम टेम्परेचर होता है, -150 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये है कि 0 से 150 डिग्री कम, ये कम टेम्परेचर है। इसके बाद आगे चलते हैं 15वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ 3 स्टेटमेंट है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में जियोथर्मल एनर्जी के विषय में कहा गया है कि इज नॉट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। और उसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि गोबर के अंदर से मेथेन ज़्यादातर प्राप्त होती है, यानी मैक्सिमम अमाउंट उसमें मेथेन गैस का होता है। इसके बाद जो थर्ड वाला है वो तो आप सभी जानते हैं कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये तो जग जाहिर बात है। तो बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, देख लीजिए। तो देखिए तीनों ही सही है, इसमें जो जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही सही है। तो ऑल ऑफ एबव को इसमें हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। जियोथर्मल एनर्जी ये नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्स है उसमें गिनी जाती है। 16वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि जो कैरोट्स होते हैं, आजकल सीजन भी चल रहा है गाजर का, तो कई रंग के होते हैं वैसे, नारंगी, पीला, लाल और उसके अलावा एक पर्पलिश कलर होता है, मतलब बैगनी टाइप का होता है, देखने में काला लगता है। लेकिन फिलहाल यहाँ जो गाजर का लाल रंग होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो किसकी वजह से होता है। अब यहाँ हल्की सी मिस्टेक है। फिलहाल पहले विकल्प देख लीजिए। एंथ्रोसाइनिन है, कर्क्यूमिन दिया है, सोलेनिन दिया है और आइसोसाइनेट दिया है। अब आपको बताना ये है कि किसकी वजह से होता है। तो देखिए ये कैरोटीन की वजह से होता है और इसमें बी वाले ऑप्शन को सही बताया गया था, तो कर्क्यूमिन नहीं होगा बल्कि कैरोटीन होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 17वें नंबर के प्रश्न को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब यहाँ पे स्मॉल पॉक्स के आगे लिखा हुआ है एडवर्ड जेनर, रेडियम के आगे लिखा हुआ है मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के आगे लिखा हुआ है पेनिसिलिन, यहाँ उलट दिया है। और उसके बाद रॉन्टजन, प्रोफेसर रॉन्टजन जो थे, उनके आगे लिखा हुआ है डायनामाइट। अब आप बताइए कि इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, देख लीजिए। तो डी वाला है। यहाँ जो प्रोफेसर रॉन्टजन का दिया हुआ है ये डायनामाइट के आविष्कारक नहीं थे। डायनामाइट के खोजकर्ता कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर और जिनकी वसीयत के हिसाब से उन्हीं के फंड से नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। उन्हीं की कमाई है जिसका कि जो यहाँ पे ब्याज इकट्ठा होता है, उसी के आधार पे, उसी को बेस बना के वही जो रकम है वो पुरस्कार के रूप में प्रतिवर्ष बांटी जाती है। और रॉन्टजन ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने एक्स रेज को खोजा था। एक्स रे के ये आविष्कारक कहे जाते हैं। और हाँ, एक बात और है कि पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो इन्हीं को दिया गया था 1901 में। ये तारीख भी याद रखिएगा। 1901 में एक्स रे की खोज के लिए या एक्स किरणों की खोज के लिए प्रोफेसर रॉन्टजन को पहला जो फिजिक्स का और पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये वाला गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। 18वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ जंग लगने के बारे में कहा जा रहा है कि इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन कम होगा कि बढ़ेगा, ये आपको बताना है। और भी विकल्प है जैसे कि अनसर्टेन, अनिश्चित रहेगा। इसके अलावा रिमेन्स द सेम, यानी वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, इसमें से कौन सा होगा, देख लीजिए। तो इसका डी वाला हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका जो वजन है वो बढ़ जाएगा। देखिए रस्टिंग होती है तो लोहे में क्षरण तो होता है, लोहे की जो मात्रा होती है उसमें कमी आती है, लेकिन ऊपर से उसमें जो जंग लग जाता है उसकी वजह से यहाँ वेट इंक्रीज करेगा, ना कि डिक्रीज। इसके बाद आगे चलते हैं। 19वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ लिस्ट फिर से दी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में सबस्टेंस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में एप्लीकेशन दिया हुआ है, मतलब किस पदार्थ का किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ये दिया है। तो पहला वाला नियोप्रिन है, उसके बाद फ्रेयॉन है, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड है और टेट्राएथिल लेड है जिसको कि टेल कहा जाता है। और इनके यूज़ दिए हुए हैं, तो यहाँ मैच कराना है आपको। जैसे कि यहाँ सिंथेटिक रबर बनाने में, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स के तौर पे यानी प्रशीतक के तौर पे, और उसके बाद अग्निशामक के तौर पे और एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे ये इनका यूज़ है। बताइए कि इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा और विकल्प इसमें से चुनकर देखिए। तो इसका बी वाला हो जाएगा। मतलब यहाँ आप नियोप्रिन का देख रहे हैं, तो ये सिंथेटिक रबर के लिए, फ्रेयॉन को रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ये आप देख रहे हैं, इसको अग्निशामक के तौर पर यूज़ किया जाता है। यहाँ सभी पहले से ही मैच हैं, इसमें आपको मैच कराने की आवश्यकता नहीं थी। और जो टेल है यानी टेट्राएथिल लेड, ये एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पे यानी अपस्फोटन रोधी पदार्थ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पहले से ही मैच है, इसलिए बी को चुनते हैं हम। आगे चलते हैं, 20वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज। इसमें से कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो पहले वाले में कहा गया है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, इसके बाद एल्बिनिज्म और लास्ट में लिखा हुआ है रतौंधी। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक बीमारी नहीं है, देख लीजिए। तो इसका डी वाला हो जाएगा। रतौंधी आप जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये वाला सही नहीं है, नाइट ब्लाइंडनेस। बाकी सब जो है ये जेनेटिक होता है, इसमें किसी चीज़ की कमी जो है वो उत्तरदायी नहीं होती है, ये जो जीन्स होते हैं उनकी गड़बड़ी होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। 21वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें 2 स्टेटमेंट है और पूछा जा रहा है कि सही कौन सा है। तो पहले वाले में कहा गया कि जो बायो एक्यूमुलेशन होता है रिफर टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सबस्टेंस इन सर्टेन टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी। कहने का मतलब क्या है कि जीव के शरीर के कुछ ऊतकों में किसी पदार्थ की सांद्रता बढ़ने की वजह से या सांद्रता बढ़ने के लिए जैव संचय को संदर्भित करता है, ऐसे दिया हुआ है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें कहा जा रहा है कि बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन आर बोथ हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। ये दोनों ही जो प्रक्रियाएं हैं ये ऑर्गेनिज्म के लिए यानी जीवन के लिए नुकसानदेह हैं। अब आप बताइए कि जीवों के लिए हानिकारक है अथवा नहीं, इसमें से सही कौन सा है, देख लीजिए।
तो देखिए दोनों सही है, इसमें जो करेक्ट पूछ रहा था दोनों ही सही है। बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन ये दोनों ही यहाँ पे नुकसानदेह होते हैं और पहला वाला भी सही है, तो इसके बोथ को हम लोग चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 22वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें पूछा गया है कि एक सामान्य व्यक्ति जो है नॉर्मल पर्सन, उसके रक्त का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू कितनी होती है। पीएच एक पैमाना, एक स्केल होती है जिसके आधार पे आप किसी भी पदार्थ के गुण का पता लगाते हैं कि वो एसिड है, बेस है या साल्ट है, किस प्रकार का गुण रखता है। तो अगर पीएच जो स्केल होती है उस पर 7 से कम पीएच वैल्यू आती है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी वाला होगा। अगर 7 से अधिक वैल्यू आती है तो वो बेसिक प्रॉपर्टी वाला होगा और 7 के इक्वल आती है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, यानी उदासीन हो जाएगा। फिलहाल यहाँ आप बताइए कि जो एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड होता है उसमें पीएच वैल्यू कितनी होती है। 7.35 से लेकर 7.45, 6.35 से लेकर 7.75 या 8.50 से लेकर 9.50 और 5.5 से लेकर 6.0, इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए। तो 22वें का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा, 7.35 से लेकर 7.45। हल्का सा इसमें जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो पाई जाती है, 7 से हल्का सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये वाला जो गुण है ये इसके अंदर होगा। इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ थैलेसीमिया के बारे में कहा गया है कि वो एक हेरिडिटरी डिजीज है, यानी आनुवांशिक बीमारी है, और ये किसको प्रभावित करती है, इसकी वजह से कौन सी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो ब्रेन इससे प्रभावित होता है, लंग्स प्रभावित होते हैं, ब्लड प्रभावित होता है या हार्ट प्रभावित होता है। तो ये तो आप जानते हैं थैलेसीमिया से ये खून की बीमारी है और ये आनुवांशिक होती है, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, तो इसका ब्लड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसके बाद चलते हैं 24वें नंबर के प्रश्न की ओर, और इसमें कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हार्ड वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर, जो कठोर जल होता है, मृदु जल और कठोर जल आपने पढ़ा होगा, तो जो हार्ड वाटर होता है वो किस चीज़ के लिए सुटेबल नहीं होता। इरिगेटिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग क्लोथेज एंड विद सोप, यानी साबुन से कपड़े धोने के लिए, इनमें से किस प्रोसेस के लिए वो उपयुक्त नहीं माना जाता देख लीजिए। तो सभी के लिए, न तो वो सिंचाई के लिए अर्थात पौधों के लिए भी वो काम का नहीं होता, नुकसानदेह होता है, पीने के लिए वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और कपड़े धोने के लिए कपड़ा साफ ही नहीं होगा। साबुन से अगर आप कपड़ा साफ कर रहे हैं और हार्ड वाटर उसमें यूज़ कर रहे हैं तो कपड़ा नहीं साफ होगा, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में कहा जा रहा है और 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से आपको चुनना है। तो पहले वाले में कहा गया कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो प्रकाश ऊर्जा है वो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। इसके बाद सोलर एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी सौर ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसके बाद सी वाला विकल्प दिया है कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, और डी वाले में कहा गया है कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए। तो 25वें का जो करेक्ट आंसर है, इसे आप फोटोसिंथेसिस का अगर प्रोसेस जानते हैं तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। देखिए 25वें का जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, यानी सोलर एनर्जी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। वैसे अगर इसमें केमिकल एनर्जी का ऑप्शन दिया होता तो केमिकल वाला आप सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन केमिकल नहीं दिया है। आगे चलते हैं 25वें के बाद, 25वें का बी वाला सही था। 26वें में ये कहा गया है कि जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है ये एक प्रकार का विकार है। एंजाइना पेक्टोरिस ये एक तरह का डिसऑर्डर है, इसको आप विकार कहिए या बीमारी कहिए, और ये मनुष्य के शरीर को प्रभावित करता है। देखिए विकार है तो प्रभावित तो करेगा ही, लेकिन कौन से ऑर्गन को ये प्रभावित करता है ये आपको बताना है। तो नीचे दिया है किडनी को प्रभावित करता है, हार्ट को प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है या ब्रेन पर असर डालता है, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हार्ट हो जाएगा। एंजाइना पेक्टोसिस जो है या पेक्टोरिस ये हार्ट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 27वें नंबर के प्रश्न में डिजीज़ और उसके कॉज यानी जो उसके वजह दी हुई है उसको आपको मैच कराना है। तो पहले में डिजीज़ यानी बीमारी का नाम है, एनीमिया है, बेरी है, रिकेट्स है और रतौंधी है। अब आपको इसको कारण से मिलाना है, तो ये किसकी कमी से हो जाता है, कुल मिलाकर ये पूछा है। विटामिन B1, फोलिक एसिड, विटामिन ए और विटामिन डी, इसमें से कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि जो रिकेट्स है ये छोटे बच्चों में होता है और ऑस्टियोमैलेशिया ये जो वयस्क होते हैं उनमें हो जाता है, लेकिन किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से। तो ये विटामिन डी से मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप इसमें देखें, रिकेट्स को आपने विटामिन डी से मिलाया। बेरी आप जानते हैं किसकी कमी से होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, तो उसको आप मिला सकते हैं। इसके अलावा एनीमिया आप जानते हैं कि ये फोलिक एसिड के वजह से या फोलिक एसिड की कमी से हो जाता है। तो बेरी को आपने B1 से मिलाया, एनीमिया को आपने फोलिक से मिलाया और रिकेट्स को आपने जो चौथा वाला इसमें विकल्प था विटामिन डी उससे मिलाया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा 27वें का, देख लीजिए, इसका बी वाला सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं 28वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि रेडियो आइसोटोप्स यूज टू कंट्रोल ब्लड कैंसर, इसमें से किसका जो रेडियो आइसोटोप है यानी रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। समस्थानिक वैसे जो होते हैं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर उसका गुण कैसा है, रेडियो एक्टिव है। तो इस प्रकार के समस्थानिक को यहाँ पे ब्लड कैंसर का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो कौन सा है, कोबाल्ट 60 है, आयोडीन 131 है या आर्सेनिक 74 है या नॉन ऑफ एबव है, इसमें से कोई नहीं, देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। इसका इस्तेमाल किया जाता है जो ब्लड कैंसर होता है उसको ट्रीट करने के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं 29वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें रेडियो आइसोटोप दिए हुए हैं और उनके द्वारा जिस चीज़ का इलाज किया जाता है वो दिया हुआ है। पीछे भी आपने ऐसा ही प्रश्न देखा है, यहाँ ढेर सारे हैं। तो आर्सेनिक 74 है, कोबाल्ट 60 है, इसके अलावा आयोडीन 131 है और सोडियम 24 है। और इधर आप जो डायग्नोस्टिक यूज उसका देख रहे हैं उसमें एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके उपचार के लिए, ब्लड डिसऑर्डर के लिए, ट्यूमर के लिए और कैंसर के लिए, इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा करके देखिए। और नीचे जो ऑप्शन है उसको भी देख लीजिए। ये आपका पूरा प्रश्न है।
तो इसका जो करेक्ट इसमें विकल्प होगा वो ए वाला होगा। उसी के आधार पर मिलाएंगे, पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा, तीसरे का पहला हो जाएगा और चौथे का दूसरा हो जाएगा। इस आधार पे इसे मिलाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ जो 30वें नंबर का प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वैक्स इमल्शन इज यूज फॉर। जो मोम पायस होता है यानी वैक्स इमल्शन होता है, उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? जो फल और सब्जी में इसका इस्तेमाल करते हैं, किस लिए करते हैं? पहली चीज़ तो स्टोरेज बढ़ाने के लिए, स्टोरेज लाइफ बढ़ाने के लिए, यानी भंडारण हम करके रख रहे हैं तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इसके बाद जो पकने की प्रक्रिया होती है उसको बढ़ाने के लिए, या उसे चमकीला बनाने के लिए, फल और सब्जियों को देखने में अट्रैक्टिव रहेगा तो लोग आकर्षित होंगे, खरीदेंगे, तो विक्रेता प्राय ऐसा करते हैं। या नॉन ऑफ एबव, इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ 30वें को आप देख रहे हैं, इसका ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ, यहाँ आप देख लीजिए कि एक्सटेंशन ऑफ स्टोरेज लाइफ, मतलब ये जो भंडारण होता है उसको बढ़ाने के लिए यूज़ किया। हालांकि एक चीज़ और है कि कभी कभी ये जो मोम पायस होता है यानी वैक्स इमल्शन होता है, इसका इस्तेमाल चमक बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मोम की जगह पे प्रायः लोग तेल इस्तेमाल करते हैं। जैसे ठेले वाले होते हैं तो जामुन बेचेंगे तो उसको सरसों के तेल में या कोई भी रद्दी क्वालिटी का तेल होता है उसमें मलकर और उसके बाद ठेले पर सजा लेंगे, वो एकदम चमकीला दिखाई देगा और ग्राहक एकदम मक्खियों की तरह आकर्षित होंगे। तो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल यहाँ ज़्यादा सही कौन सा है? भंडारण वाला है। इसके बाद आगे चलते हैं। 31 को देखिए, यहाँ कहा गया कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉस्किटोज। जो मॉस्किटोज होते हैं ये सबको परेशान करते हैं, तो इनके बारे में कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? देख लीजिए। तो कहा गया है कि वनली जो फीमेल्स होती हैं वही खून चूसती हैं, या सेकंड वाले में कहा गया है कि नर की तुलना में मादा के पंख बड़े होते हैं, या मेल की तुलना में जो फीमेल होती हैं उनके पास बड़े पंख होते हैं, ऐसे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए जो इंग्लिश वाला विकल्प है वो ज़्यादा सही है। इसमें कहा गया है कि वनली फीमेल शक ब्लड्स, यानी ये जो खून चूसने का काम है ये मादा करती है। इसके बाद फीमेल है बिगर विंग्स दैन मेल और मेल है बिगर विंग्स दैन फीमेल। यहाँ दोनों एक ही दे दिया है, तो ये इसको देख लीजिएगा, ये वाला सही है। मतलब पहले वाले दूसरे वाले विकल्प में ये कहा गया है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, कि जो फीमेल्स होती हैं उनके विंग्स बड़े होते हैं, जबकि तीसरे वाले ऑप्शन में ये कहा गया है कि जो मेल्स होते हैं उनके विंग्स बड़े होते हैं। तो देखकर बताइए कि इसमें से मच्छरों के बारे में कौन सा सही है? दूसरे और तीसरे में से कोई एक ही सही हो सकता है, सभी नहीं सही हो सकते। तो इसमें से कौन सा होगा? 31 का बी वाला हो जाएगा, यानी 1 और 2 इसमें करेक्ट है, पहला और दूसरा। पहली चीज़ तो मादा जो है वो खून चूसती है, नर नहीं चूसते, ये अच्छी बात है। और उसके बाद फीमेल जो है वो उनके विंग्स बड़े होते हैं मेल्स की तुलना में, ये भी एक बात है। तो ये आपने देखा कि पहला और दूसरा इसमें करेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं 32 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन बॉडी गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड इज स्टोर इन। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज शरीर का होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो स्टोर कहाँ पर होता है? शरीर में वो कहाँ रखा जाता है? लंग्स में रखा जाता है, किडनी में रखा जाता है, स्टमक में होता है या लिवर में होता है? तो आप जानते हैं तो बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें से बताइए कौन सा होगा? लिवर होगा। इतना जो स्टोर करने का काम है वो लिवर ही करता है। इसके बाद 33 को देखिए। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। तो सूची 1 और सूची 2 में जो दिए हैं उन्हें देख लीजिए। पहली चीज़ है रूबी। रूबी मतलब माणिक्य, ये एक प्रकार का पत्थर रत्न होता है। इसके बाद सैंड है यानी बालू, मार्बल है और डायमंड है। अब इसमें आपको जो सूची 2 दिया हुआ है ये वास्तव में कौन सा पदार्थ होते हैं, मतलब इनके अंदर किस चीज़ की ज़्यादा बहुलता पाई जाती है? वैसे तो इसमें से कुछ जो है वो विशुद्ध तत्व होते हैं और कुछ जो है वो यौगिक होते हैं, मतलब वो कंपाउंड्स होते हैं। फिलहाल रूबी दिया हुआ है, सैंड दिया है, मार्बल दिया है, डायमंड दिया है, और लिस्ट 2 में आप देख रहे हैं कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम दिया है। इसमें से कौन सा होगा? कौन किससे मिलेगा? देख लीजिए। तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, यानी ए का 2 हो जाएगा। ए का 2 का मतलब क्या है? रूबी जो है उसमें एल्यूमिनियम ही ज़्यादातर बहुलता के साथ पाया जाता है, हालांकि और चीज़ें भी होती हैं लेकिन एल्यूमिनियम इसमें मुख्य रूप से होता है। इसके बाद सैंड को अगर आप देखिए तो ये सिलिकॉन से मिलेगा, मार्बल को अगर आप देखिए तो ये कैल्शियम से मिलेगा, और डायमंड को आप जानते ही हैं, तो ये आपने बी वाले को इसमें चुना। इसके बाद आगे चलते हैं 34 को देखिए। हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो होता है ये किस प्रिंसिपल पर बेस करता है? नीचे आप देख रहे हैं अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन और फ्यूजन अगर आप जानते हैं न्यूक्लियर जो रिएक्शन होते हैं तो उसके आधार पर आप पता लगा लेंगे। देखिए जो एटॉमिक बम होता है और हाइड्रोजन बम होता है दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होता होगा। तो 34 को आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। संलयन की जो क्रिया होती है यानी जो फ्यूजन होता है, इसमें क्या होता है? जो हल्के नाभिक होते हैं, छोटे छोटे आकार के नाभिक होते हैं, वो आपस में जुड़ने लगते हैं, फ्यूज होने लगते हैं, यानी उनमें संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसमें इनामरस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो प्रोसेस होता है इसी के द्वारा हाइड्रोजन बम बनता है। हालांकि हाइड्रोजन बम को स्टार्ट करने के लिए, मतलब इसे चालू करने के लिए इसमें न्यूक्लियर बम की आवश्यकता होती है। पहले जो रिएक्शन है उसको स्टार्ट किया जाता है, और वो स्टार्ट कैसे होगा? वो एटॉमिक बम से ही होगा। तो ये कुछ हमने देखा, और ये जो प्रोसेस संलयन प्रक्रिया का होता है ये कैसा होता है? ये अनकंट्रोल्ड होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, मतलब ये बेतहाशा तबाही फैलाते हैं। और एक बात और है कि एटम बम की तुलना में हाइड्रोजन बम ज़्यादा डेंजरस होते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर 35 को देखिए। पानी में एक हवा का बुलबुला एक तरह से काम करेगा, मतलब पानी में एक हवा का बुलबुला है, और उसको किस रूप में देखेंगे आप? अवतल लेंस के रूप में देखेंगे, यानी कॉन्केव लेंस के रूप में, कॉन्वेक्स के रूप में देखेंगे, कॉन्केव मिरर के रूप में देखेंगे, या कॉन्वेक्स मिरर के रूप में देखेंगे। यहाँ लेंस और मिरर दोनों दिया हुआ है, तो इसमें से बताइए कौन सा होगा? 35 का ये हो जाएगा कॉन्केव लेंस, ये वाला इसका सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं 36 को देखिए। आर्कियोरेटिप्स, ये क्या चीज़ है? तो इसमें कहा गया है कि जो ट्राइसिक युग था या ट्राइसिक काल था उसका ये रेप्टाइल है। इसके बाद मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज।
रेप्टाइल ऑफ बोथ ट्रियासिक एंड जुरासिक पीरियड, और उसके बाद डी वाले में कहा गया है कि रेप्टाइल ऑफ जुरासिक पीरियड। तो यहाँ पीरियड आपको पता होना चाहिए, और उसके अलावा ये चीज़ें। तो आर्क्योरेटिव्स क्या चीज़ है, इसमें से कौन सा है? 36, इसका बी हो जाएगा। ये जुरासिक काल का सबसे प्राचीन पक्षी है। कहा जाता है कि पक्षियों की शुरुआत यहीं से हुई थी। जो डायनासोर थे, रेप्टाइल्स थे, उनके पंख जमने लगते हैं, कुछ के पंख जमने लगते हैं, पंख जैसी संरचना, और उसमें पूरी तरह से पंखों का विकास इसी जीव में दिखाई देता है, जिसका कि जीवाश्म प्राप्त हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं आर्क्योरेटिव्स। इसके बाद 37 को देखते हैं। बैक्टीरियोफेज के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। इसके बाद सेकंड वाले में कहा जा रहा है कि बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं, संक्रमित करते हैं। तो बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। 37 को आपने देखा, इसका सी वाला सही है। दोनों, इसमें दोनों परफेक्ट है। मतलब बैक्टीरियोफेज जो होते हैं ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए, और उसके अलावा ये एक तरह के वायरस की भूमिका निभाते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करते हैं। तो इसका सी वाला ऑप्शन परफेक्ट है। इसके बाद 38 की ओर चलते हैं। 38 को देख लीजिए, इसमें कहा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है? तो एलोवेरा है, कैसीन है, यहाँ नेपेंथीज है, और उसके बाद खमीर है, मतलब यीस्ट, और उसके आगे दिया हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए कि एलोवेरा के आगे लिखा हुआ है एंजियोस्पर्म, ये पौधे की एक वैरायटी होती है। कैसीन के आगे लिखा हुआ है मिल्क प्रोटीन, और जो नेपेंथीज है इसके आगे लिखा हुआ है पैरासिटिक जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसके रूप में, और यीस्ट के आगे लिखा हुआ है फर्मेंटेशन यानी किण्वन। अब आप बताइए कि इसमें से नॉट करेक्टली मैच कौन सा है। 38 सी वाला है। नेपेंथीज के बारे में जो कहा गया है ये इसमें करेक्टली मैच नहीं है, बाकी जो दिए हुए हैं वो सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, 39 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच। प्लांट दिया है और एडिबल पार्ट्स दिए हुए हैं, मतलब किस पौधे का या किस वनस्पति उत्पाद का हम खाते क्या है। यहाँ पर गाजर है, आलू है और अदरक है। यहाँ जड़, तना और पत्ती में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। तो देख लीजिए, कैरेट है, पोटैटो है और जिंजर है, और उसका जो एडिबल पार्ट है वो दिया हुआ है रूट, फ्रूट और स्टेम। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देख लीजिए, गाजर की हम लोग जड़ खाते हैं ऐसा दिया है, आलू का हम लोग फल खाते हैं, और अदरक का हम लोग तना खाते हैं। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो 39 का जो सी वाला है वो इसमें करेक्टली मैच नहीं है। आलू का फल कहाँ से आएगा? तो ये वाला जो है इसमें सही नहीं है, बाकी दोनों सही है, गाजर की जड़ और अदरक का तना। तो इसका जो सी वाला विकल्प है वो सही है, यानी केवल दूसरा। इसके बाद आगे चलते हैं, 40वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है वो ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ, प्रोटीन जो है वो वृद्धि में सहयोग करते हैं। इसके बाद विटामिन हेल्प्स या वाइटामिन हेल्प्स प्रोटेक्टिंग बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ये तीनों विकल्प दिए हैं, आपको इसमें से करेक्ट का चुनाव करना है। तो आप जानते हैं कि तीनों ही करेक्ट है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है उसको हम चुनेंगे। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही एनर्जी देते हैं। ज़्यादा हो जाता है तो फिर आदमी मोटा होने लगता है, लेकिन एक सीमित मात्रा में जितनी आवश्यकता है उतना चाहिए। और उसके अलावा प्रोटीन जो होते हैं वो ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, कोशिकाओं को ये बनाते हैं, कोशिकाओं की मरम्मत करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा वाइटामिन जो होते हैं इनकी थोड़ी ही मात्रा चाहिए होती है, लेकिन ये शरीर को तरह तरह की जो बीमारियां होती हैं उनसे बचाते हैं और निरोग रखते हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 41वें की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पार्ट ऑफ आई विच कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इन द आईज, मतलब आंखों के अंदर जो प्रकाश बाहर से प्रवेश करता है उसको कंट्रोल करने वाला जो आंख का हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है, या लेंस कहा जाता है? इसमें से कौन सा होगा? तो उसे आइरिस कहा जाता है। इसके द्वारा जो बाहर से आने वाला प्रकाश होता है उसको शरीर नियंत्रित करता है। इसके बाद 42वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर डीपीटी टीके के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो डीपीटी वैक्सीन होती है इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? पोलियो, टीबी और टिटनेस के लिए, टिटनेस, पर्टुसिस और डिप्थीरिया के लिए, टाइफाइड, टीबी और पोलियो के लिए, या फिर पोलियो, डिप्थीरिया और टीबी के लिए। इसमें से कौन सा पेयर जो है वो सही है, जो कि डीपीटी का फुल फॉर्म भी है? देख लीजिए, डीपीटी, यहाँ पे 3 अल्फाबेट आपको दिख रहे हैं, तो तीनों ही बीमारियों से लिए गए अल्फाबेट हैं। इससे आप इसे गेस कर सकते हैं। तो 42 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका 42वें का हो जाएगा बी वाला, यानी टिटनेस, पर्टुसिस और डिप्थीरिया। ये वाला जो है ये सही है। इसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर उल्टा कर दिया है, इसे आप सीधा कर लीजिए। डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस, यानी डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस और टी फॉर टिटनेस। इसके बाद आगे चलते हैं। पर्टुसिस का मतलब क्या? ये काली खांसी के बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद 43वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि द गैस यूज टू इन्फ्लेट द टायर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट, मतलब विमान के जो टायर होते हैं उनमें भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑर्गन होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, या कार्बन होती है? मतलब इसमें कार्बन के यौगिक से बनने वाली गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड आप कह सकते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा? 43 का करेक्ट आंसर इसमें से सी वाला हो जाएगा, वो नाइट्रोजन होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। 44 को देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के पास ऋणावेश होता है, ऐसा दिया है। इसके बाद आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक मासेस, जो समस्थानिक होते हैं उनका परमाणु द्रव्यमान एक जैसा होता है। बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? दोनों गलत हैं, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए तो इनका नाम न्यूट्रॉन है। इनके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। आप जानते हैं कि जो एटम होता है उसके स्ट्रक्चर में बीच में न्यूक्लियस होता है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और जो बाहर की कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, मतलब ऋणावेश होता है।
और आवेश की मात्रा दोनों पे इक्वल होती है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बस उसकी जो प्रकृति होती है, उसका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन एकदम से न्यूट्रल होते हैं, तो पहला वाला गलत है। और दूसरे वाले में ये कहा गया है कि जो आइसोटोप्स होते हैं यानी समस्थानिक, उनमें परमाणु द्रव्यमान एक समान होता है। यहाँ लिखा है समस्थानिक, तो समस्थानिक का मतलब क्या, एक जैसी पोजीशन वाले। तो स्थान यहाँ पे किस चीज़ से तय होता है पीरियोडिक टेबल में, वो एटॉमिक मास से नहीं तय होता है बल्कि एटॉमिक नंबर से तय होता है। तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक समान होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, नॉन ऑफ एबव, इसमें से कोई भी सही नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर 45 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कहा गया है कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है उसको खोजने वाले साइंटिस्ट कौन है। एडवर्ड जेनर है, जॉन मेंडल है, लुई पास्चर है या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इसमें से कौन सा होगा। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा, ये लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। यहाँ हमने देखा सी वाला इसका विकल्प होगा। इसके बाद 46 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि मैच करेक्टली, सही सही इसको मिलाइए। और नीचे सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, तो पायरिडॉक्सिन दिया है, रेटिनॉल दिया है, टोकोफेराल दिया है और साइनोकोबाल्मिन दिया है, ये सब वाइटामिन है। और इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये आपका सूची 2 में मतलब लिस्ट 2 में दिया हुआ है। तो पहले वाले में कहा गया है कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन। इसके बाद यहाँ पर जो अगला है उससे आप देख रहे हैं ये एनीमिया का एक प्रकार है, जिसको कि आप यहाँ पे पर्निशियस एनीमिया कह रहे हैं। और मेंटल इलनेस यानी दिमागी कमजोरी। और यहाँ नीचे आप देख रहे हैं नेत्र शोध, इसमें से कौन सा होगा 46। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा, सी वाले का पहला हो जाएगा और डी वाले का दूसरा हो जाएगा। इस आधार पे इसे मिलाएंगे। ये सभी वाइटामिन के नाम है। इसके बाद आगे चलते हैं, 47 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि प्लांट एडाप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट आर नोन एज, जो प्लांट्स ड्राई क्लाइमेट के होते हैं उनको क्या कहा जाता है। उन्हें जलोद्भिद कहा जाता है यानी हाइड्रोफाइट कहा जाता है, या मीन प्लांट कहा जाता है, या एपीफाइट कहा जाता है, या जेरोफाइट कहा जाता है। तो यहाँ अगर हिंदी वाला आप देखें तो वैसे ही समझ में आ जाएगा, लेकिन इसे जो अंग्रेजी वाला है उसमें देख लीजिए, इन्हें जेरोफाइट्स कहा जाता है यानी मरुद्भिद कहा जाता है। मरुद्भिद का मतलब क्या होता है, जो मरुस्थल में उद्भिद होते हैं यानी उनका उद्भव होता है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद 48वें को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि वर्क एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, और नीचे दिया हुआ है कि इसके विकल्प। तो आपको ये बताना है कि जैविक और अजैविक घटकों में उनके बीच में मध्यस्थ का काम कौन करता है। और नीचे दिया है उत्पादक, परजीवी, अपघटक और उपभोक्ता, इसमें से कौन सा होगा। तो 48वें का जो करेक्ट आंसर है इसे आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि उत्पादक, यहाँ आप देख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर 49वें नंबर का कहने का मतलब इसका समझे, जैविक और अजैविक घटकों के बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका, इंटरमीडिएट रोल निभाने वाले लोग हैं वो कौन है, उत्पादक होते हैं। यहाँ जैविक घटक जो होते हैं वो जीव हैं, मतलब जिनके अंदर जीवन की उपस्थिति होती है। और अजैविक घटक वो चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हमें पोषण प्राप्त होने वाला रहता है। जैसे मिट्टी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स या बहुत तरह के पोषक पदार्थ होते हैं, तो वो जीवित चीज़ों तक कैसे पहुँचेंगे। जो पौधे मिट्टी के अंदर जमते हैं या उत्पन्न होते हैं, वो उन पोषक तत्वों को पहले अपने अंदर ग्रहण करेंगे और उनका सेवन जब जीवधारी करेंगे तो उनके शरीर में वो पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर यानी हरे पौधे, वो यहाँ पर बीज की भूमिका निभाते हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, ये तो सिर्फ मिनरल्स की बात कही गई। यहाँ पे 49 को देखिए, अफीम किससे प्राप्त की जाती है, यानी जो ओपियम होती है वो कहाँ से आती है। लीव से प्राप्त की जाती है यानी पत्तियों से, स्टेम से प्राप्त की जाती है, लैटेक्स फ्रॉम अनरिप्ड फ्रूट, मतलब जो अधपके फल होते हैं उनके लैटेक्स से प्राप्त की जाती है, या जो लैटेक्स फ्रॉम राइप फ्रूट्स होते हैं यानी पके फलों का जो लैटेक्स होता है उससे प्राप्त की जाती है। तो इसमें से कौन सा होगा, 49 का सी हो जाएगा। ये जो कच्चे फल होते हैं उनके लैटेक्स से प्राप्त की जाती है। इसके बाद 50वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ पर SMPS इसका मतलब पूछा गया है, मतलब का अर्थ है कि फुल फॉर्म पूछा गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये आप जो इसका सी वाला विकल्प देख रहे हैं वही सही है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यही जो फुल फॉर्म है SMPS का वो मौजूद है। इसके बाद आगे चलते हैं, 51वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि मिलान कीजिए, और मिलान करना है आपको। तो यहाँ पारी बदल गई है, जिधर आप अभी अंग्रेजी वाला देख रहे थे उधर हिंदी वाला आ गया है, और जिधर आप हिंदी वाला देख रहे थे उधर इंग्लिश वाला आ गया है। तो यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मिलाना है। जोंक, अमीबा, मशरूम और ग्रीन प्लांट दिया हुआ है, और दूसरी तरफ दिया हुआ है जोंक का मतलब लीच होता है। यहाँ पर कॉलम 2 में दिया हुआ है सैप्रोफाइटिक पोषण या न्यूट्रिशन, यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद होलोजोइक न्यूट्रिशन दिया हुआ है। इसके बाद परजीवी पोषण दिया हुआ है, और ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा ये आपको देखना है, लेकिन ये पूछा गया है, यहाँ मैच आपको नहीं कराना है। ये पूछा गया है कि कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो जो मेल ना खाए वही आपको इसमें चूज करना है। देख लीजिए, तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये है कि पहला और तीसरा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। जोंक का जो दिया है सैप्रोफाइटिक पोषण, ये वाला गलत है, और मशरूम का जो दिया है परजीवी पोषण, ये वाला गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं, 52वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। जहां ऊपर पूछा गया था कि सही नहीं है उसको बताइए, यहाँ पर कहा गया कि जो सही हो उसको बताइए। तो पहले वाले में कहा गया कि जो एमाइलेज है, ये पेट की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा स्रावित किया जाने वाला एक पदार्थ होता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि जो लार ग्रंथियां होती हैं यानी सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये पेप्सिन नाम के एंजाइम को छोड़ती हैं, और ये सामान्य शर्करा में स्टार्च को पचाता है, यानी स्टार्च का पाचन जो सामान्य शर्करा होती है उसमें करता है, ऐसा दिया हुआ है। अब आपको बताना यह है कि इसमें से सही कौन सा है। दोनों गलत हैं।
इसमें कोई भी सही नहीं है और इसलिए हम डी वाले को चुनते हैं। गलत क्यों है? तो जो पेप्सिन होता है ये पेट की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है उनके द्वारा स्रावित तो किया जाता है, लेकिन यह प्रोटीन को पचाता है। और यहाँ पर एमाइलेज का नाम दिया है, पेप्सिन की जगह एमाइलेज दिया है, तो पहला वाला गलत है। और दूसरे वाले में देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि लार ग्रंथियाँ जो है वो पेप्सिन नाम का एंजाइम छोड़ती है। तो देखिए लार ग्रंथियाँ जो है वो एमाइलेज नाम का जो एंजाइम होता है उसको छोड़ती हैं और वह जो सामान्य शर्करा होती है यानी ग्लूकोज होता है उसके रूप में स्टार्च का पाचन करता है। तो उल्टा दे दिया है, जहाँ पर पेप्सिन होना चाहिए वहाँ पे एमाइलेज दे दिया है, जहाँ एमाइलेज होना चाहिए वहाँ पर पेप्सिन दे दिया है। तो इसका डी वाला होगा। इसके बाद आगे चलते हैं 53वें नंबर के प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि जो मैराथन होती है उसके दौरान जो एथलीट होते हैं उनको कभी कभी किसके संचय के कारण पैर की मांसपेशियों में दर्दनाक संकुचन, जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे महसूस होता है लेग मसल्स में, वो ऐसा क्यों महसूस होता है, मतलब किस चीज़ की वजह से? तो यहाँ पर अल्कोहल के जमाव की वजह से होता है, लैक्टोज के जमाव की वजह से होता है, लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से होता है, या एसिटल्डिहाइड की वजह से होता है। देख लीजिए, तो 53 का जो करेक्ट आंसर है वो लैक्टिक एसिड होगा। जो मसल्स होती हैं हाथ पैरों की, खासतौर पे पैरों की, वहाँ पे लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है और इसकी वजह से थकान का भी अनुभव होता है और वहाँ पे एक जो दर्दनाक संकुचन है यानी पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन है वो महसूस होता है। इसके बाद आगे चलते हैं 54वें नंबर के प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी और ऐसा क्यों कहा है? तो उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई था, उसकी जो हार्ट बीट थी वो काफ़ी तेज़ थी, उसके अंदर ब्लड शुगर की मात्रा ज़्यादा हो गई थी और उसके रक्त में थायरॉक्सिन का जो लेवल था वो बढ़ गया था। इसमें से कौन सा विकल्प एकदम परफेक्ट है? तो आप जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से या इंसुलिन की अनियमितता से शरीर में असंतुलन पैदा होता है और मधुमेह नाम का रोग हो जाता है। तो यहाँ पर रक्त शर्करा वाला जो ऑप्शन है वो सही है, सी वाला इसका, ब्लड शुगर वाला। इसके बाद 55 की ओर चलते हैं। यहाँ कहा गया कि मानव प्रजातियों के अनुवांशिक रिकॉर्ड किससे जुड़े हुए होते हैं? जो जेनेटिक रिकॉर्ड्स होते हैं वो किससे जुड़े हैं? अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका, इसमें से कौन सा होगा? तो 55 का आप देख लीजिए, 55 का जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला होगा, अफ्रीका। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो अफ्रीका होगा। और इससे पहले वाला जो 54 था, जरा सा उसमें वापस चलते हैं एक बार। देखिए इंसुलिन एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन के बारे में अगर देखा जाए तो एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है जो कि अग्न्याशयी जो आइलेट्स होते हैं उनकी बीटा कोशिकाएं, जो बीटा सेल्स होती हैं, उनमें जनरेट होता है और ये शरीर का एक मुख्य उपापचयी हार्मोन माना जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट, विशेष रूप से जो रक्त में ग्लूकोज मिला हुआ होता है, इसके अलावा यकृत, ग्लूकोज को यकृत, वसा और कंकाल की जो मांसपेशियां होती हैं वहाँ पे अवशोषण का बढ़ावा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वसा शर्करा होती है उसके पाचन में सहयोग करता है। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण हार्मोन की यहाँ भूमिका निभाता है और इसके असंतुलन से शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। यहाँ आपने देखा कि रक्त शर्करा बढ़ जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 56वें नंबर के प्रश्न में, 55वें को हमने देख लिया है। यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नील हरित शैवाल यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता है यानी प्राइमरी कंज्यूमर है। इसके बाद जो बी वाला ऑप्शन है इसमें कहा जा रहा है कि प्लांट्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू सोलर एनर्जी। प्लांट्स जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और डी वाले ऑप्शन में कहा गया है कि ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? देख लीजिए 56। तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं ये अकार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए जो नीले हरे शैवाल होते हैं ये प्राथमिक उत्पादक है ना कि उपभोक्ता। यहाँ पर जो कंज्यूमर दिया है इसकी जगह पे प्रोड्यूसर होगा, इसलिए पहला वाला गलत है। दूसरे वाले में ये कहा गया है कि पौधे जो है वो केमिकल एनर्जी को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जबकि इसका जस्ट अपोजिट होता है। जैसा कि आपने पीछे फोटोसिंथेसिस में देखा, फोटोसिंथेसिस वही प्रोसेस होता है जिसमें कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो उल्टा दिया है, सी वाला सही है। और डी वाले में अगर आप देखिए तो ग्रीन प्लांट रेडीमेड जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये वाला गलत है। ये जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक दिया है उसकी जगह पे इनऑर्गेनिक होगा। और रही बात ऑटोट्रॉप्स की तो वो सही है, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो अकार्बनिक यौगिकों से अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 57 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। और नीचे 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में ये कहा गया कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। यहाँ पर जो इकोसिस्टम होता है उसके अंदर एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। इसके बाद सेकंड वाले में कहा गया है कि जनरली अ लार्ज कार्निवोर गेट द मिनिमम एनर्जी थ्रू द फूड चेन, मतलब उसे जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न में, तीसरे नंबर के स्टेटमेंट में कहा गया है कि द ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइंग द हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल या ट्रॉपिक लेवल विथ शो मोर बायो एक्यूमुलेशन। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो उच्चतम ट्रॉपिक स्तर पर रहने वाले जीव होते हैं वो ज़्यादा जैव संचय को प्रदर्शित करते हैं, यानी उनके अंदर बायो एक्यूमुलेशन जो है वो ज़्यादा होता है। तो अब आप बताइए कि इनमें से सही कौन सा है? 57 को आप देख रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सभी, यानी इसका सी वाला। तीसरा, दूसरा और पहला तीनों ही इसमें सही है। इसके बाद 58 की ओर चलते हैं। तो 57 का इसमें से 3 स्टेटमेंट आपने देखे, आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। तीनों को आप देख चुके हैं, इसमें से सही कौन सा है? ये सभी सही है, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं 58 को देख लीजिए। 58 में ये कहा गया है कि जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे कचरे के निपटान के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? निम्नलिखित जो विधियाँ हैं उनमें से सबसे अच्छी विधि कौन सी है? यहाँ विधियों के नाम देख लीजिए। लैंडफिल है,
इसके अलावा पुनर्चक्रण है यानी रिसाइकलिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग है, या इसके अलावा यहाँ पे जो चौथा वाला विकल्प दिया है उसको देख लीजिए, इंसेमिनेशन है। तो इसमें से कौन सी विधियां आपकी ज़्यादा सही मानी जाएंगी? 58 को आपने देखा। देखिए इसका जो डी वाला है वो सही है, डी वाली जो विधि है वो इसमें सही है, मतलब डी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। देखिए एक अपशिष्ट उपचार की जो तकनीक होती है उसमें ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति के लिए कचरे के दहन को शामिल किया जाता है और इसमें करीब 95 से लेकर 96% तक जो कचरा है उसके द्रव्यमान को कम किया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ लैंड फिलिंग वाली जो विधि है, तो इसमें जितने भी प्रोसेस आप देख रहे हैं, जितने भी आपने देखे, चाहे रिसाइकलिंग है, चाहे वर्मी कंपोस्टिंग है, चाहे लैंड फिल वाला है, इसमें किसी में भी निश्चितता नहीं है और इसी वजह से इस चौथे वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। जो 59 नंबर का क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया कि अम्ल वर्षा के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा योगदान नहीं करता है। जो एसिडिक रेन होती है उसके कारणों की बात की जा रही है, तो इसमें से कौन सा उसका कारण नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और उसके बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कहा जा रहा है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा 59। तो 59 का करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा जो ए वाला है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें जो योगदान न करे उसको आपको चुनना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद 60 की ओर चलते हैं। यहाँ पर अग्न्याशयी रस जो होता है उसके विषय में कहा जा रहा है कि जो पेंक्रियाज जूस है कंटेन एंजाइम विच डाइजेस्ट। इसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो किस चीज़ का पाचन करते हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, केवल प्रोटीन और वसा का, या फिर फैट और कार्बोहाइड्रेट का, या फिर प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों का? इसमें से कौन सा होगा? तो इसका डी हो जाएगा, ये तीनों का ही पाचन करते हैं, यहाँ हमने देखा। इसके बाद 61 की ओर चलते हैं। 61 में ये पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है? मतलब प्रकाश संश्लेषण का जो पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, उसमें इनमें से कौन सी घटना नहीं होती? तो आप जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का जो रासायनिक ऊर्जा होती है यानी केमिकल एनर्जी होती है उसमें कन्वर्जन होता है, ये तो बात सही है। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है, इस प्रकार से। इसके बाद कार्बन का ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड से, इस प्रकार से। यहाँ पर जो इंग्लिश वाला है उसको भी देखते चलिए। यहाँ ये कहा गया कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल। इसमें से कौन सा प्रोसेस इसमें नहीं होता है बताइए? तो इसका सी हो जाएगा। ये जो कार्बन वाला दिया है ये सही नहीं, बाकी सब इसमें होंगे। इसके बाद 62 की ओर चलते हैं। इसमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है। तो कॉलम 1 में रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, शेल्टन और श्वान, और इसके अलावा रॉबर्ट हुक का फिर से नाम दिया है। और कॉलम 2 में यहाँ मिलान करके पहले से रखा हुआ है और बताना आपको ये है कि कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द का आविष्कार किया था, मतलब सेल जो टर्म है उसको यही सबसे पहले सबके सामने लाए थे। इसके बाद यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन का नाम है, तो इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में यहाँ इजाद किया था। इसके बाद शेल्टन और श्वान सेल सिद्धांत, और रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप की खोज। इसमें से कौन सा आपका परफेक्टली मैच नहीं है? देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा सी वाला। सी को आप देख रहे हैं, चौथा। यहाँ कहा गया है रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी, ऐसा नहीं है। माइक्रोस्कोप की खोज एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम आप जानते हैं, वो थे जेरियस जॉनसन। उनके द्वारा माइक्रोस्कोप की खोज की गई थी और यहाँ पर लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक। तो चौथा वाला गलत हो जाता है और हमें गलत ही खोजना था, तो इसका सी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है 63वां, उसमें चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनको देखकर आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो आरबीसी जो होती है यानी रेड ब्लड सेल्स, इनका जीवन काल व्हाइट ब्लड सेल्स की तुलना में कम होता है। इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ये एक दिया हुआ है। और सबसे बड़ी जो ब्लड सेल होती है वो मोनोसाइट होती है। इसके बाद अग्न्याशय यानी जो पेंक्रियाज होता है वो अंतःस्रावी और एक्सोक्राइन यानी इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की जो ग्लैंड होती है उनकी भूमिका के रूप में काम करता है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? देख लीजिए। 63 का हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें सही है। दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन पहला वाला गलत है। पहले वाले में ये कहा गया था कि जो आरबीसी होती है उनका जीवन काल डब्ल्यूबीसी की तुलना में कम होता है, जबकि जो आरबीसी होती है उनका जीवन काल करीब 100 से लेकर 120 दिन का होता है, आपने पढ़ा है। जबकि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका जो जीवन काल है वो सिर्फ कुछ घंटों का होता है, या मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 2 से 3 दिन तक का होता है। तो यहाँ ज़्यादा किसका हुआ? आरबीसी का ही हुआ, और यहाँ उल्टा दे रखा है। तो पहला वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसका सी वाला सही था। 64वें को देखिए। इसमें कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 64 में कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट है, उसको आपको खोजना है। तो पहले वाले में कहा गया कि जो सी हॉर्स होता है, समुद्री घोड़ा, वो एक कार्टिलाजिनस मछली है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद डॉग फिश एक प्रकार की बोनी फिश है, और जो उभयचर होते हैं यानी एम्फीबियंस वो वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब उनका जो खून होता है वो कैसा होता है? वार्म ब्लडेड होता है। यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड जो होते हैं उनके बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एथेन गैस जो होती है ये दीमक की कॉलोनी से निकलती है। दीमक जो है वो चींटी और मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी डेवलप करके रहते हैं। तो यहाँ ये दिया हुआ है। अब आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? 64 को आपने देखा, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। सी का मतलब ये है कि उपरोक्त सभी जितने हैं वो सब इसमें गलत हैं। देखिए, जो समुद्री घोड़ा होता है वो एक बोनी फिश है। डॉग फिश जो है वो कार्टिलेजेनिस है, मतलब यहाँ पे उल्टा दिया है। इसके अलावा जो एम्फीबियंस होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, न कि वार्म ब्लडेड। और दीमक की जो बाम्बी होती है वहाँ से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस निकलती है, न कि इथेन। तो यहाँ पर गैस का नाम गलत दिया है।
ये जो इसमें पूरे चारों स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनमें गलतियां हैं। जो कार्टिलेजिनस दिया हुआ है, इस प्रकार की मछली डॉग फिश होती है, और बोनी फिश जो होती है समुद्री घोड़ा होता है। यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड होगा और यहाँ पर इथेन की जगह पे मेथेन होगा। तो इसका जो सी वाला है वो सही होगा, यानी सभी गलत है। इसके बाद 65 की ओर चलते हैं। यहाँ पर कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मैच कराना है, लेकिन मैच कराने से ज़्यादा यहाँ ये देखना है कि कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। मतलब ये पहले से ही बनाकर रखे हुए हैं। तो काला जार के आगे लिखा है प्रोटोजोआ, सॉर्स के आगे लिखा हुआ है वायरस, मुहासे के आगे लिखा हुआ है बैक्टीरिया, उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं ये H1N1 है, इसके आगे लिखा है प्रोटोजोआ, और रेबीज के आगे लिखा हुआ है बैक्टीरिया। तो इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए। तो 65 का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि चौथा और पांचवा, इसमें जो चौथा और पांचवा विकल्प दिया है वो सही नहीं है, बाकी जो तीनों है वो सही है। काला जार का जो कारण है वो प्रोटोजोआ है, सार्स का कारण वायरस है आप जानते ही, और मुहासे जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। लेकिन इसमें जो बाकी दो दिए हुए हैं, रेबीज वाला और H1N1 वाला, ये सही नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, 66वें को देख लीजिए। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो कथन दिए हैं 4, उसमें से कौन सा सही है। पहले वाले में इंटरफेरॉन जीवाणुरोधी प्रोटीन होते हैं, ऐसा दिया है। दूसरे वाले में कहा गया है कि BCG जो होता है, मतलब BCG वैक्सीन, ये तपेदिक के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा देती है, और एंटीबॉडीज़ जो है ये वायरस को मार सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम जो है ये 1962 में स्टार्ट किया गया था। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। 66वां, इसका सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब यह है कि दूसरा और चौथा इसमें सही है। दूसरा और चौथा सही है, लेकिन पहला और तीसरा गलत है। पहले वाले में ये कहा गया कि इंटरफेरॉन जो है ये जीवाणुरोधी प्रोटीन होते हैं, जबकि ये एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं, और एंटीबॉडी जो होते हैं ये वायरस को नहीं मार सकते हैं, आप जानते ही हैं। तो यहाँ दोनों गलत दिया है। कुल मिलाकर इसका सी सही है। इसके बाद 67वें को देखते हैं। यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया है, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है ये आपको बताना है। तो पहले वाले में बायो एक्यूमुलेशन दिया है, उसके आगे लिखा है पॉलीक्लोरीन युक्त जो बाइफिनाइल होते हैं उनका नाम। इसके बाद जैविक आवर्धन का नाम दिया है, यानी बायो मैग्निफिकेशन, इसके आगे लिखा है DDT। इसके बाद जैविक अपक्षय का नाम दिया है, यानी बायोलॉजिकल वेदरिंग का। तो इसके आगे लिखा हुआ है ब्रायोफाइट्स, यानी जो मॉसेस होते हैं, अर्थात काई जिसे कहा जाता है। इसके बाद यूट्रोफिकेशन, यानी सुपोषण। तो इसके आगे लिखा हुआ है एल्गल ब्लूम। कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है देख लीजिए। देखिए सभी के मैच जो है वो सही है, और इसीलिए इसमें से हम डी वाले विकल्प को चुनते हैं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी सही ढंग से इसमें मेल नहीं खाता है। ये वाला विकल्प जो इसमें बताया गया था, तो इसकी जगह पे डी वाला होगा। कहने का मतलब यह है कि सभी सही है। जैव संचय का जो है ये पॉलीक्लोरीन युक्त बाइफिनाइल होगा, जैविक आवर्धन का DDT होगा, जैविक अपक्षय का ब्रायोफाइट्स काई होगा, और यूट्रोफिकेशन का आप जानते ही हैं एल्गल ब्लूम। यूट्रोफिकेशन की वजह से ही एल्गल ब्लूम होता है, ये आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका डी वाला सही था। 68वें को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि एल्गल ब्लूम यूट्रोफिकेशन के कारण होता है, लेकिन यहाँ पर जू प्लैंक्टन्स का नाम दिया है, तो इसे देख लीजिए। एल्गल ब्लूम जो है ये जू प्लैंक्टन्स के कारण होता है। इसके बाद महासागर कार्बन सिंक के रूप में कार्य नहीं कर सकते, गायों के पाचन तंत्र में मीथेन पाया जाता है, और पृथ्वी के असमान ताप के कारण हवाएं विकसित होती हैं। इतने सारे इसमें स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है। तो देखिए चौथा तो सही है, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, कहीं पर जो हाई टेम्परेचर वाला एरिया है वो बनेगा, और कहीं पर लो टेम्परेचर वाला एरिया बनेगा। तो जो हाई टेम्परेचर वाला एरिया है वहाँ पे जो एयर होगी वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और उस लो प्रेशर को भरने के लिए जो अपेक्षाकृत ठंडा क्षेत्र होगा वहाँ से हवा का संचार होगा, विंड फ्लो करेगी, और वो इस एरिया की ओर प्रवाहित होगी। तो प्रवाहित होगी तो इस प्रकार से हवाओं का विकास होगा, ये सही बात है। गायों के पाचन तंत्र में मीथेन पाया जाता है, ऐसा है, देख लीजिए। तो इसका कुल मिलाकर जो डी वाला विकल्प है वो सही होगा। इसमें सही वाला पूछा था, और तीसरा चौथा इसमें सही है। गायों के पाचन तंत्र में मीथेन पाया जाता है, और चौथा वाला जो पृथ्वी के असमान ताप के कारण हवाएं विकसित होती हैं, ये दोनों सही है, लेकिन ऊपर वाला दोनों गलत है। एल्गल ब्लूम जो है वो जू प्लैंक्टन्स के कारण होता है, ऐसा दिया है, जबकि एल्गल ब्लूम जो है ये फाइटोप्लैंक्टन्स के कारण होता है, इसका मूल कारण यही है। और महासागर जो है वो कार्बन सिंक के रूप में काम कर सकते हैं, जबकि यहाँ दिया है कि कार्बन सिंक के रूप में काम नहीं कर सकते। तो इसमें तीसरा चौथा सही है, जो सही है वही हमें चुनना था। इसके बाद 69वें प्रश्न को देखिए, 69। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। PAN ये एक तरह का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ऐसा दिया है। इसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो है ये इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण होता है। और थर्ड वाले में कहा गया है कि फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है, यानी प्रकाश रासायनिक धूम्र, ये NO2 के द्वारा बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा। अब आप बताइए कि जो 3 स्टेटमेंट है इसमें से सही कौन सा है। 69, इसे देख लीजिए। तो इसका डी वाला होगा उपरोक्त सभी, ये आप देख रहे हैं, जितने भी दिए हैं सभी सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मैच कराना है। लाइकेन है, इटाईटाई है, मिनामाटा है, मेघ निर्माण है, और ओजोन परत है। किसका संबंध किससे है ये आपको इसमें मिलाना है, लेकिन मिलाने से पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये मिला रखा है, आपको मिलाकर बस ये देखना है कि कौन सा इसमें सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो लाइकेन का किसमें होगा, इसमें लाइकेन है, इटाईटाई है, मिनीमाटा है, मेघ निर्माण मतलब क्लाउड सीडिंग वाला जो काम होता है, क्लाउड फॉर्मेशन वाला, वो दिया है, और ओजोन लेयर का दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं खाता है, ये दिया हुआ है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो हिंदी वाला है उसमें नंबरिंग करना छोड़ दिया है। यहाँ पर ए होगा, वैसे ही ये बी है, वैसे ही सी है, और ये डी है, इस प्रकार से। अब बताइए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 70 का, वो सी वाला हो जाएगा, यानी 2, 3, 4 और 5, ये वाला जो है। इसके बाद आगे चलते हैं। 71 को देखिए। कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मैच कराना है। थायराइड, पिट्यूटरी, अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल जो ग्लैंड होती है उसके बारे में कहा है। ये सभी ग्लैंड्स के नाम दिए हुए हैं, पेंक्रियाज है और हाइपोथैलेमस है। ये कहाँ पाई जाती है, ये कॉलम 2 में दिया हुआ है।
तो यहाँ देख लीजिए, मस्तिष्क के नीचे थायराइड के सामने दिया है, मस्तिष्क के नीचे पिट्यूटरी के सामने दिया हुआ है इन द ब्रेन यानी मस्तिष्क में। इसके बाद जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके बारे में लिखा हुआ है कि एबव द किडनी। और अग्न्याशय होता है, ये खुद एक ग्लैंड की भूमिका निभाता है, तो ये पेट के नीचे का हिस्सा। इसके बाद हाइपोथैलेमस, ये हवा की नली से जुड़ी हुई होती है, ऐसा दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। इसमें जो विकल्प है उन्हें आप देख रहे हैं 71, तो इसका बी वाला इसमें सही होगा। 1, 2 एंड 5 जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है उसको आपको मिलाना था। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और उसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 72 को देख लीजिए। 72 में कहा गया है कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। नीचे दिया है मैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, बैरोमीटर और पोटेंशियोमीटर। इसमें से कौन सा ऑपरेटर्स यूज होता है। तो ये स्फिग्मोमैनोमीटर है। स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर ये डॉक्टर जो है ये लेकर चलते हैं, उनके यहाँ ये मैंडेटरी होता है, यानी उनके गले में स्टेथोस्कोप लटक रहा होता है और स्फिग्मोमैनोमीटर से वो पहले रक्तचाप नापते हैं। तो इसका बी वाला परफेक्ट है। इसके बाद 73वें प्रश्न को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि मानव उत्सर्जन प्रणाली की उत्सर्जन इकाई को क्या कहा जाता है। जो इनका एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसके बारे में पूछा गया है। नेफ्रॉन कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है, नेफ्रिडिया कहा जाता है या किडनी कहा जाता है। 73, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ये जो प्रणाली है इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसकी जो उत्सर्जन इकाई होती है तो वो नेफ्रॉन होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, 74 को देखिए। एक नेफ्रॉन की जो नलिका है उसके आसपास रक्त केशिकाओं में जो पदार्थ पुनः अवशोषित नहीं होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है। ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, यूरिया होता है या फिर वाटर होता है। इसमें से कौन सी चीज होती है। तो 74 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ये यूरिया है। इसके बाद 75 केचुए के बारे में कहा गया है यानी अर्थवार कि इसके शरीर में उत्सर्जन अंग क्या होता है। नेफ्रिडिया होता है, नेफ्रॉन होता है, रैफाइड्स होता है या फिर यूरेटर होता है। इसमें से कौन सा होगा। तो 75 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ आप देख पा रहे हैं वो हो जाएगा ए वाला। 75 का जो ए वाला नेफ्रिडिया है वो इसमें परफेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है। कपास, नायलॉन, फ्लैक्स और ऊन मतलब वूल। इसमें से कौन सा होगा। तो 76 का जो नायलॉन है ये आर्टिफिशियल फाइबर है, न कि नेचुरल फाइबर, इसलिए इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसके बाद 77 में ये कहा गया है कि एक कपड़े को क्या बुनकर बनाया जाता है। मतलब एक कपड़ा कैसे बनता है इसके बारे में आपने जो पहला एकदम फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें देखा था। ये फायर के द्वारा बनता है, फाइबर के द्वारा बनता है, टहनियों के द्वारा बनता है या सूत के द्वारा बनता है। सूत का मतलब यहाँ यार्न से दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। इसका डी हो जाएगा सूत। ये सूत को काट कर या सूत को बुनकर बनाया जाता है। ये आपने देखा। जो फाइबर होते हैं वो सूत नहीं होते हैं, वो रेशे होते हैं। उन रेशों से पहले सूत यानी जो यार्न होता है वो तैयार किया जाता है या थ्रेड तैयार किया जाता है, और उस थ्रेड या उस यार्न से जो कपड़ा है यानी फैब्रिक है उसको तैयार किया जाता है। इस प्रकार से होता है। जैसे आप देख लीजिए, कपास की जो रुई होती है वो फाइबर है। अब उसको काटा जाता है पहले चरखे पर। गांधी जी चरखा चलाते थे, आपने देखा, और उस चरखे पर काट के उससे सूत तैयार किया जाता है। तकली चला चला के सूत तैयार करते हैं और उस सूत से फिर कपड़ा बुना जाता है, तो उसको खादी का कपड़ा कहा जाता है। इस प्रकार से होता है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ कहा गया कि रेडिएशन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होता है तो उसमें हीट ट्रांसफर करने वाली जो इनविजिबल रेज होती हैं उनको क्या कहा जाता है। अल्ट्रावायलेट रेज कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक रेज कहा जाता है, इंफ्रासोनिक रेज कहा जाता है या इंफ्रारेड रेज कहा जाता है। इसमें से कौन सा होगा। 78 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का डी वाला, यानी उन्हें इंफ्रारेड रेज या इंफ्रारेड रेडिएशन कहा जाता है, दोनों चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। सूर्य की जो गर्मी होती है उसमें मतलब उसका आवागमन या उसके चलने की जो प्रक्रिया है वो पृथ्वी तक कैसे चलती है या पृथ्वी तक वो कैसे पहुंचती है, वही पूछा गया है। मतलब सूर्य की गर्मी हमारे शरीर तक या पृथ्वी तक कैसे पहुंच पाती है। चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, संवहन के द्वारा या इसमें से किसी के द्वारा भी नहीं, यानी कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन का यहाँ नाम दिया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। 79 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ये विकिरण के थ्रू पहुंचती है। रेडिएशन वाला जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का, उसके थ्रू सनलाइट या उसका जो रेडिएशन होता है या उसकी हीट होती है वो हम तक पहुंचती है। इसके बाद आगे चलते हैं। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिए। इसमें कहा गया है कि वह प्रक्रिया जो वायु के साथ साथ निर्वात के माध्यम से हवा स्थानांतरित कर सकती है या हस्तांतरित कर सकती है उसको क्या कहा जा सकता है। यहाँ वायु के साथ साथ निर्वात के माध्यम से भी ऊष्मा का जो हस्तांतरण कर सके, ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे। चालन कहेंगे, संवहन कहेंगे या विकिरण कहेंगे। मतलब कंडक्शन कहेंगे, कन्वेक्शन कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे या इरेडिएशन कहेंगे। इसमें से कौन सा होगा। यहाँ दोनों जो विकल्प है वो एक जैसे है, तो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, ये वाला। 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा 80 नंबर का डी वाला। रेडिएशन कहा जाता है जिसके माध्यम से दोनों ही तरीकों से हवा का यहाँ पे हवा और निर्वात दोनों ही माध्यमों में ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। नेक्स्ट 81 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि हमारे भोजन में मौजूद वसा पूरी तरह से कहाँ पर डाइजेस्ट होती है। पेट में होती है, मुंह में होती है, छोटी आंत में होती है या बड़ी आंत में होती है। यहाँ आप देख रहे हैं 4 विकल्प। तो 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। इसका जो पूर्ण पाचन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। यहाँ कहा गया कि जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को डंक मारती है, लाल वाली चींटी बहुत कटही होती है, तो वो डंक मारती है तो जलन होती है, और जलन का कारण क्या है। यहाँ पर राहत पाने के लिए एक चीज़ और है कि यहाँ जलन का कारण तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किसे त्वचा के प्रभावित क्षेत्र पर रगड़ना चाहिए। देख लीजिए 82।
तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी वाला होगा। बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होता है उसको आपको रगड़ना चाहिए। ये तो ये खुद ही होता है, जो चींटियां डंक मारती हैं उनके डंक में जो एसिड होता है वो फार्मिक एसिड होता है, इसीलिए फार्मिका से बना हुआ है, फार्मिक, और इसी की वजह से जलन होती है। तो इसको रगड़ लीजिएगा तो और जलन होगी, तो इसीलिए आपको बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर मलना चाहिए। इसके बाद 83 को देखिए, यहाँ पर कहा गया कि वह पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर सकता है। लिटमस पेपर जो होते हैं उनके द्वारा परीक्षण किया जाता है, लेबोरेटरी में आपने यूज़ किया होगा। तो नीले लिटमस को लाल कर सकता है ऐसा कौन सा पदार्थ होता है? बेकिंग सोडा होगा, मैग्नीशिया का दूध होगा यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके बाद नींबू का रस होगा या कैलेमाइन का सॉल्यूशन होगा। इसमें से कौन सा होगा? तो अम्ल और क्षार के गुण अगर आपको पता है कि वो लिटमस पेपर के साथ कैसा बर्ताव करते हैं तो आप आसानी से इसमें से पता लगा लेंगे। 83 इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी वाला होगा यानी नींबू का रस। इसके बाद 84 84वें नंबर के प्रश्न में ये कहा गया है कि तिलचट्टा यानी पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, जिसे कि आप कॉकरोच कहते हैं, इसमें हवा शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करती है? ये आप बताइए। इसमें फेफड़े के माध्यम से प्रवेश करती है, गलफड़े के माध्यम से यानी गिल्स जो होते हैं उनके माध्यम से, या जो सिरोशिया होता है उसके माध्यम से, या फिर स्किन के माध्यम से? कौन सा होगा? तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो सिरोशिया होगा। इसके माध्यम से, शिरोरिया जो होता है उसके माध्यम से ये प्रवेश करेगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 85 को देखिए, यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित में से किसमें सांस लेने के लिए गिल्स नहीं पाए जाते हैं? तो देख लीजिए, झींगा है, केकड़ा है, वेल है और मछली है, इसमें से कौन सा होगा? 85 का करेक्ट हो जाएगा सी वाला, वेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये आप देख लीजिए। इसके बाद 86 यहाँ कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल कपड़ों को इस्त्री करने वाला यंत्र का जो एलिमेंट होता है वो किससे बना होता है? लोहे से बना होता है, निकल से बना होता है, नाइक्रोम से बना हुआ होता है, या फिर टंगस्टन से बना होता है। मतलब ये पूछा गया है कि द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ, ये किससे बना होता है? नीचे पदार्थों के नाम दिए हुए हैं। तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, ये नाइक्रोम से बना होता है। नाइक्रोम जो है एक बहुत मजबूत पदार्थ होता है और इसको जब स्टील के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो नाइक्रोम स्टील नाम का एक बहुत अच्छा कंपाउंड बनता है जो कि बहुत मजबूत होता है और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल इलास्टिक होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 86 के बाद 87 को देख लेते हैं। यहाँ कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होते हैं वो पतले तार के रूप में होते हैं। किस चीज़ से बने होते हैं ये आपको बताना है। कॉपर से बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है, या नाइक्रोम से बना होता है, या टंगस्टन से बना होता है। तो दोस्तों जैसे नाइक्रोम होता है तो नाइक्रोम के अंदर मजबूती होती है, टंगस्टन के अंदर उतनी ही ताप झेलने की क्षमता होती है। इसीलिए स्टील में अगर आप नाइक्रोम का मिक्सचर मिला देते हैं तो वो ज़्यादा एक तरह से तन्य बन जाएगा या इलास्टिक बन जाएगा, प्रत्यास्थता उसके अंदर ज़्यादा होगी, मजबूत होगा कुल मिलाकर। और जो टंगस्टन होता है अगर उसको आप स्टील में मिक्स करते हैं तो इससे जो टंगस्टन स्टील नाम का नया पदार्थ बनेगा वो बहुत ज़्यादा तापरोधी होगा, उसके अंदर उसका गलनांक बहुत उच्च होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जब हाई लेवल का होता है तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होता है, कितना भी ज़्यादा आप उस पर टेम्परेचर डालिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो विद्युत बल्ब होता है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो फिलामेंट यूज़ करते हैं टंगस्टन का। टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो W होता है, इसको इंग्लिश में वॉल्फ्राम कहा जाता है, मतलब जो इसका केमिकल नाम होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका डी वाला ऑप्शन होगा। 88 को देखिए, शॉर्ट सर्किट जो होता है उसमें उस समय क्या होता है, सर्किट में करंट किस प्रकार का होता है नीचे दिया है कि रिड्यूस हो जाता है, मतलब काफ़ी हद तक कम हो जाता है, बदलता ही नहीं है, या भारी मात्रा में बढ़ जाता है, या लगातार चेंज होता है। इसमें से कौन सी चीज़ होती है? 88 इसको देख लीजिए। तो 88वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, भारी मात्रा में बढ़ जाता है। जो 88वां है उसका करेक्ट आंसर इसमें कौन सा होगा? सी वाला होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 89 नंबर के प्रश्न को देखिए। जो फूड चेन होता है उसमें किसके माध्यम से मानव में हानिकारक रसायन का जमाव हो जाता है? कौन सी ऐसी चीज़ होती है? तो नीचे नाम दिया हुआ है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या फिर डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, यानी यहाँ पे नाम दिया हुआ है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या एब्सिसिक एसिड। इसमें से कौन सा होगा? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन ये DDT है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा होगा? 89। तो 89 का जो बी वाला है वही अभी आपने देखा, DDT वही होगा। यहाँ पर शॉर्टकट दिया होता तो झट से आप लगा देते, लेकिन फुल फॉर्म दे दिया है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये DDT है और यही सही है इसमें। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है 90 नंबर का जो प्रश्न है कि O2 इज कन्वर्टेड इनटू O3 बाई एक्शन ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो दिया है, और ये ओजोन में कन्वर्ट होता है किस एक्शन के द्वारा? तो नीचे नाम दिया है इंफ्रारेड रेडिएशन का, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, या गामा रेडिएशन का, या फिर कॉस्मिक रेडिएशन का। तो इसमें से कौन सा होगा? किस रेडिएशन के थ्रू जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं वो किसी एक और ऑक्सीजन के एटम के साथ संपर्क करते हैं और O2 + O मिलकर O3 बन जाता है, यानी ओजोन बन जाता है। तो ऐसा कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, ये आपको बताना है। बताइए। 90 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका बी वाला हो जाएगा। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से होता है। आप जानते हैं कि ओजोन परत जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ही सोखने का और हम तक पहुंचने से रोकने का काम करती है, लेकिन इसके बने रहने का या इसके निर्मित होने का भी कारण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही है, इसी के थ्रू इसका निर्माण होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है इसी के प्रभाव की वजह से जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के एक एटम के साथ कंबाइंड होकर O3 का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 91 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद तैयार करने के लिए एक खाद गड्ढे में नहीं जोड़ा जा सकता है? मतलब जो फर्टिलाइजर बनाने का काम होता है, कंपोस्ट खाद होती है, उसको बनाने का काम होता है। तो कंपोस्ट पिट में किस चीज़ को नहीं जोड़ना चाहिए? सूरजमुखी के पौधे को, या फल और सब्जी के जो छिलके होते हैं उनको, या फिर प्लास्टिक के जो फूल होते हैं उनको, और रेड वॉर्म्स को, लाल कृमि को। तो इनमें से कौन सा होगा? देख लीजिए। 91 इसका हो जाएगा सी वाला, प्लास्टिक के फूल को। ये तो बहुत ही मतलब सामान्य क्वालिटी का, सामान्य से भी नीचे क्वालिटी का क्वेश्चन था। प्लास्टिक अगर आप उसमें इंक्लूड कर देंगे तो वो बंजर बना देगा, ये आपने देखा। इसके बाद 92 को देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से एक में
एक के विकल्प में नाभिक नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये आपको बताना है किसमें नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाया जाता है, वाइट ब्लड सेल्स में नहीं पाया जाता है, गार्ड सेल में नहीं पाया जाता है, या एपिडर्मल जो सेल होती है उसमें नहीं पाया जाता है। इसमें से कौन सा होगा? तो 92 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट 93 को देखिए, जो ब्लड होता है उसके कंपोनेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो रक्त का घटक जो उन रसायनों को सृजित करता है जो एंटीबॉडी के रूप में जाने जाते हैं उसको क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहा जाता है, WBC कहा जाता है, RBC कहा जाता है, या ब्लड प्लाज्मा कहा जाता है। इसमें से कौन सा होगा? 93 इसका हो जाएगा बी। ये WBC है जिसके द्वारा ऐसा काम किया जाता है। नेक्स्ट 94 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज सबस्टेंसेज अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड इन अ प्लांट। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को ऊपर से ले जाने के साथ ही पौधे में नीचे की ओर ले जाता है, यानी ऊपर नीचे करने का काम करता है। तो नीचे यहाँ कुछ टिश्यूज के नाम दिए हुए हैं और कुछ पदार्थों के नाम दिए हैं। तो जाइलम है, इसके अलावा कंपेनियन कोशिकाएं हैं, फ्लोएम है और ट्रैकिड्स है। इसमें से कौन सा होगा? 94। तो ये फ्लोएम होता है, फ्लोएम के थ्रू ऐसा काम किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 95 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक विकल्प जो है वो ब्लड का कंपोनेंट नहीं है, और वो कौन सा है? देख लीजिए, WBC है, RBC है, ऊपर आपका RBC था, नीचे WBC था, प्लेटलेट्स है, ये तीनों तो होते ही हैं। ये जो है जिसे कि आप यहाँ पे चलनी या संवहनी प्लेटें देख रहे हैं, ये वाला नहीं होता है, तो सी वाला जो इसका ऑप्शन है वही सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसे बनती है, मतलब किस प्रकार की झिल्ली होती है, ये आपको बताना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कहा गया है कि ये परमेबल होती है, सेलेक्टिव परमेबल होती है, या फिर सेमी परमेबल होती है, या इम्परमेबल होती है, पारगम्य होती है, अपारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, कैसी होती है, ये आपको बताना है। 96, तो 96 का जो करेक्ट आंसर है इसे आप देख लीजिए, इसका हो जाएगा सी वाला। ये अर्ध समापनीय होती है, मतलब ये सेमी परमेबल होती है, यहाँ ऐसा दिया हुआ है, सी वाला इसका ऑप्शन होगा। इसके बाद 97 को देखते हैं। तो 97 में ये पूछा गया है कि घोल में रखी हुई एक कोशिका सूज जाती है, मतलब एक तरह का सॉल्यूशन है और उसमें एक सेल को रख दिया जाता है तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसके आधार पे आपको ये बताना है कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपरटोनिक होगा, आइसोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा, या ए और बी जो दोनों दिया है वो दोनों हो सकता है। कौन सा होगा? तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला होगा, ये आइसोटोनिक है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद 98 को देखिए, हाइपोटोनिक घोल में रखी हुई एक कोशिका फट जाती है। हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है उसमें रखी हुई कोशिका फट जाती है, या कोशिका कैसी होनी चाहिए? पशु कोशिका होनी चाहिए, यानी एनिमल सेल होनी चाहिए, बैक्टीरियल सेल होनी चाहिए, फंगल सेल होनी चाहिए, या फिर प्लांट सेल होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा एनिमल सेल, जो पशु या जंतु कोशिका होती है वो यहाँ पर ऐसा व्यवहार करती है। इसके बाद 99 नंबर के प्रश्न में कहा गया कि कार्टिलेज की उपास्थि किससे बनी हुई होती है, मतलब कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसे बना हुआ होता है? कोलेजन से बना होता है, चोंड्रिन से बना होता है, या ओसेसन से बना हुआ होता है, या ब्लड जो वेसल्स होती हैं यानी ब्लड वाहिकाएं होती हैं उनसे बना हुआ होता है। इसमें से कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब है कि ये चोंड्रिन से बना हुआ होता है, ये आपने देखा। इसके बाद 100 और लास्ट जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि रक्त में प्लाज्मा का परसेंटेज कितना होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? 35 होता है, 55 होता है, 65 होता है, या 80% होता है? देख लीजिए, तो ये 55% होता है। इससे आप देख लीजिए ये 55% होता है। यहाँ तक हमने 100 MCQs को कंप्लीट किया है और साइंस का ये जो सेक्शनल मॉक टेस्ट था ये यहीं पर पूरा होता है। इसी प्रकार से और जो अनदर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।